गुड डे टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे बेटा एनसीईआरटी के 11th के लास्ट चैप्टर की, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज़्यादातर बच्चों को इस चैप्टर में दिक्कत आती है। आई विल ट्राई टू समराइज इट इन 15 to 20 मिनट्स, ठीक है ना, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए और जितनी इंपॉर्टेंट बातें हम बार बार पढ़ते हैं वो हमारे दिमाग में नहीं आ पाती, उन इंपॉर्टेंट बातों को मैं 20 मिनट के इस वीडियो में, 15 मिनट के इस वीडियो में मैं इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ग्रोथ जो है, हम प्लांट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन साइज, वॉल्यूम एंड वेट। इसको हम, जो कि इरिवर्जिबल होता है, यानी कि कभी भी रिवर्जिबल ग्रोथ नहीं होती और इंट्रिंसिक होती है, ये तो हम जानते ही हैं। डेवलपमेंट की हम बात करें तो डेवलपमेंट जो होता है वो ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन दोनों को मिलकर के डेवलपमेंट बनता है। मैंने इस चैप्टर को समराइज करने के लिए, आपके दिमाग में बिल्कुल उसको ब्लॉक्स को फिट करने के लिए, तीन जो है सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला सेक्शन है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जिसके अंदर आपके तमाम हेडिंग्स आ जाते हैं जो एनसीईआरटी ने दिए हैं। फॉर एग्जांपल कि ग्रोथ जो है प्लांट्स में इनडिटर्मिनेट यानी कि इनडेफिनिट होती है, अनलिमिटेड ग्रोथ होती रहती है। और ये बात भी आपको याद रखना होगा कि उन पार्ट्स के लिए अप्लाई करेगा जो है जिन पार्ट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, यानी कि मेरिस्टेम वाले पार्ट में ये बात अप्लीकेबल होगी। फिर जो है दूसरा है ना। अच्छा, इसी को ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ भी कहा गया है, ठीक है ना, क्योंकि नई सेल्स जो है बार बार ऐड ऑन होती रहती हैं, ग्रोथ ओपन है। दूसरा है कि ग्रोथ इज मेजरेबल, ग्रोथ को मेजर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मेजरेबल में सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो तो होता है कि बाई द प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज को अगर आप मेजर करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो गया, मोस्ट जो है आपके इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल बात है कि हम हर सेल के प्रोटोप्लाज्म को मेजर करके प्लांट की ग्रोथ बताएं। इसीलिए दूसरे पैरामीटर्स को यूज किया जाता है, जैसे लेंथ की बात करते हैं, फ्रूट के साइज की बात करते हैं, लीव्स के नंबर की बात करते हैं, लीव्स के सरफेस एरिया की बात करते हैं। ज़्यादातर फ्लैट सरफेसेस में हम सरफेस एरिया की ही बात करते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे तमाम पैरामीटर्स को यूज किया जाता है और फिर जो है अपन, है ना, ये बात करते हैं कि ग्रोथ इज मेजरेबल, ठीक है ना। ऑक्जेनोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड फॉर द, है ना, मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ, ठीक है ना। तीसरा आता है फेजेस ऑफ ग्रोथ। तो ग्रोथ की जो फेजेस होती हैं उसमें मेरिस्टेमेटिक फेज, फिर जो एलोंगेशन फेज और फिर जो है आपके मैचुरेशन फेज आता है। मैचुरेशन फेज में आपके तमाम जो है रूट के सेंस में आपके बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाले, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में, सॉरी, है ना, रूट का एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आप देखिए तमाम ये तीन फेजेस को दिखाया हुआ है, ठीक है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं इस चैप्टर से रिलेटेड बताना चाहूंगा एलोंगेशन फेज में, जहां पे कि सेल के अंदर जो है साइज का बढ़ना जो है किस प्रकार से पॉसिबल होता है ना। ये पॉसिबल होता है बाय इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सैप वैक्यूल्स एंड बाय इंक्रीज इन द साइज ऑफ सैप वैक्यूल। ये एलोंगेशन फेज का बहुत इंपॉर्टेंट, है ना, जो है प्रोस्पेक्ट होता है। और इसी एलोंगेशन फेज में जो है आपके जो अदर कंपाउंड्स होते हैं, प्लांट्स के जो मटेरियल होते हैं, उनका डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि लिग्निन वगैरह का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है, मैंने ये कहा, ठीक है ना। फिर आता है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें, जिसको हम ग्रोथ पर यूनिट टाइम भी कहते हैं, तो ये जो ग्रोथ रेट है ये हमको दो तरीके से बताई गई है, अरिथमेटिक और जियोमेट्रिक। अरिथमेटिक ग्रोथ जो है वो कैसी ग्रोथ है? 1 से 2 सेल का, 2 से 3 का, 3 से 4 का, 4 से 5 का, यानी कि ग्रेजुअली एक एक सेल बढ़ रही है हर माइटोसिस के बाद, ठीक है ना, इंक्रीज हो रही है, ये अरिथमेटिक हो गया। इसमें होता क्या है कि जैसे एक सेल माइटोसिस से डिवाइड होकर के 2 सेल बना दी, उन 2 सेल में से एक मेरिस्टेमेटिक रहेगी और दूसरी जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगी। फिर इन इन जो है, जो इसमें जो मेरिस्टेमेटिक थी उससे फिर से 2 सेल बनी, फिर से वही होगा, एक डिफरेंशिएट हो जाएगी और एक मेरिस्टेमेटिक रहेगी। इस तरीके से एक एक सेल बढ़ती जा रही है। तो ये अरिथमेटिक हो गया। लीनियर कर्व हमें मिलता है जब हम लेंथ और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो जियोमेट्रिक में क्या होता है कि हर सेल जो है माइटोसिस से डिवाइड होने के बाद जो बनती है वो मेरिस्टेमेटिक ही होती है, ताकि वो 2 से फिर 4, 4 से फिर 8, 8 से फिर 16 से 32 ऐसे जो है वो ग्रोथ करती जाती है, डिवाइड करती जाती है। तो इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ। लेकिन लेकिन अगर ये अनलिमिटेड नहीं चलेगी, ये अनलिमिटेड यानी कि बिल्कुल मतलब अनंत काल तक नहीं चलेगी। ये तभी तक चलेगी जब तक से सारी कंडीशंस फेवरेबल हैं, रिसोर्सेज जो है अवेलेबल हैं, ठीक है ना।
तो ये बात भी हमें अलग से साइड में ध्यान रखनी चाहिए अपने दिमाग के अंदर। यहाँ जहाँ पे ये ग्रोथ का अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक का जो ग्रोथ रेट का जो है डायग्राम दिया हुआ है, उसी के नीचे एक और डायग्राम एनसीईआरटी का ध्यान से देखिएगा, जिसमें दिखाया है कि जाइगोट के अंदर जो है डिवीजन होता है, फर्स्ट डिवीजन होता है ट्रांसवर्स या हॉरिजेंटल डिवीजन, जिससे कि जाइगोट में 2 सेल बनती है। और ये जो स्टार्टिंग की जो फेज होती है डिवीजन की, वो ज्योमेट्रिक होती है जाइगोट में, केवल ज्योमेट्रिक। लेकिन जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का जो है प्रॉपर डेवलपमेंट होने लगता है, तब अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों ग्रोथ चलती है। ये हमें बहुत अच्छे से दिमाग में रखना होगा, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं। अगला हेडिंग है कंडीशंस फॉर द ग्रोथ, कि जो है वाटर चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ग्रेविटी चाहिए, है ना, ये सारी जो है कंडीशंस चाहिए किसके लिए, प्रॉपर ग्रोथ के लिए। टेम्परेचर चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक और हेडिंग आती है जिसमें लिखा है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। बच्चों को इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है। मैं चाहता हूं कि बस एक लाइन की बात आप याद रखें कि डिफरेंशिएशन का मतलब मेरिस्टेमेटिक जो है टिश्यूज से, है ना, परमानेंट टिश्यूज का बनना, ये होता है डिफरेंशिएशन, ये होता है डिफरेंशिएशन। अब किसी परमानेंट टिश्यू जिसमें कि मोस्टली पैरेन्काइमा टिश्यू होते हैं, वो जो है परमानेंट टिश्यू फिर से अगर मेरिस्टेमेटिक प्रॉपर्टी को गेन कर ले, तो ये कहलाता है डी डिफरेंशिएशन। और ऐसा होता है प्लांट्स के अंदर, जैसे कि वैस्कुलर कैम्बियम बनने में, जैसे कि कॉर्क कैम्बियम बनने में, ठीक है ना। तो ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है और ये जो कॉर्क कैम्बियम है ना, तो ये जो है कैम्बियम जो है वो डी डिफरेंशिएशन से बनते हैं, यानी कि किसी न किसी परमानेंट टिश्यू से बनते हैं। तो ये डी डिफरेंशिएशन की बात समझ में आ गई। अब ये जो वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो टिश्यूज बनाएंगे, जैसे कॉर्क कैम्बियम से कॉर्क बनेगा, सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनेगा, वैस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा, तो ये जो है रीडिफरेंशिएशन कहलाएगा। और इन टिश्यूज को, है ना, यानी कि कॉर्क को, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को, जो ये बने हैं, इनको हम रीडिफरेंशिएटेड टिश्यूज कहेंगे। आई थिंक आप समझ गए होंगे, बहुत ईजी तरीके से मैंने बताने की कोशिश की है। ये पहला सेक्शन खत्म होता है। दूसरा सेक्शन आता है पीजीआर, यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का, जिसमें बेसिकली हम ग्रोथ हार्मोन्स की बात करते हैं, जिनको हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। और जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड फाइटो हार्मोन ऑक्सिन था। और जो है हम वैसे 5 फाइटो हार्मोन्स की बात करते हैं, जिनमें से जो है ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये 3 जो फाइटो हार्मोन है, ये ग्रोथ प्रमोटिंग कहे जाते हैं। और जो है इथाइलिन और एबीए यानी कि एब्सिसिक एसिड, ये 2 जो फाइटो हार्मोन है, ये ग्रोथ इनहिबिटिंग कहे जाते हैं। यानी कि शुरू के 3 ग्रोथ प्रमोटिंग और बाद के जो है 2 जो है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग, जिसमें, है ना, इथाइलिन और एबीए आता है। लेकिन इथाइलिन को ग्रोथ प्रमोटिंग और एज वेल एज ग्रोथ इनहिबिटिंग दोनों कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी रीजन ये है कि इथाइलिन के ज्यादातर फंक्शन तो ग्रोथ इनहिबिटिंग होते हैं, लेकिन कुछ फंक्शंस ग्रोथ प्रमोटिंग भी होते हैं। इसीलिए अगर पूछे आपसे कि कौन सा फाइटो हार्मोन है जो ग्रोथ प्रमोटिंग और ग्रोथ इनहिबिटिंग दोनों का काम करता है, तो उसमें इथाइलिन का नाम आएगा, जो कि ओनली गैसियस हार्मोन है। इन 5 फाइटो हार्मोन में मैं आपको बता दूं कि ऑक्सिन एसिडिक होता है, जिब्रेलिक एसिड ये खुद भी एसिडिक होता है, एबीए एसिडिक होता है, साइटोकाइनिन केवल बेसिक होता है, और इथाइलिन तो गैसियस ही है। इन 5 के बारे में मैं एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो जनरली बच्चों को नहीं पता होता, और वो डिस्कस करते हैं कि इसका मूवमेंट कैसे होता है। तो जो इन फाइटो हार्मोन्स का जो मूवमेंट होता है, मैं आपको बता दूं, उसमें ऑक्सिन का मोस्टली जो मूवमेंट होता है वो पोलर होता है, यानी कि सेल टू सेल इसका मूवमेंट होता है, और ठीक है ना। और इसीलिए ये लिमिटेड एरियाज यानी कि टिप्स में ही रहते हैं, ठीक है ना। जबकि जिब्रेलिन का नॉन पोलर होता है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों से हो सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा एबीए का भी नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है साइटोकाइनिन का भी नॉन पोलर होता है, ठीक है ना। और गैसियस जो हार्मोन इथाइलिन है, ये बाय द डिफ्यूजन बाय द एयर, इसका जो है मूवमेंट यानी कि ट्रांसलोकेशन आप कह सकते हो होता है। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बता दिया कि ऑक्सिन पोलर और इथाइलिन जो है बाय एयर डिफ्यूजन से, और बाकी जो तीनों बच गए वो जो है नॉन पोलर। मैंने बहुत सिंपल तरीके से कंफ्यूजन को दूर करते हुए आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट की बात है। एक और इंपॉर्टेंट बात आता है कि इन 5 फाइटो हार्मोन में से जो डेरिवेटिव्स जो है होते हैं, उनकी हम बात कर लें। तो जो डेरिवेटिव्स होते हैं, मैं उनकी बात कर लूँ बेटा,
तो ऑक्सीन इंडोल कंपाउंड का डेरिवेटिव है, जिब्रेलिन टर्पीन का डेरिवेटिव है, ठीक है ना, साइटोकाइनिन प्यूरिन या एडेनाइन डेरिवेटिव है, इथाइलिन तो गैसियस हार्मोन ही है, और एबीए कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव होता है। तो ये हम बात करते हैं। इसमें से मेरे हिसाब से ऑक्सीन जो है का फंक्शन और जिब्रेलिन का जो फंक्शन होता है ये ज्यादातर पूछा जाता है, लेकिन आपको पढ़ना सारे चाहिए, पांचों फाइटो हार्मोन के फंक्शन पढ़ने चाहिए। ऑक्सीन की हम बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि ये फर्स्ट डिस्कवर्ड जो है हार्मोन है, ठीक है ना। तो ऑक्सीन से की डिस्कवरी से रिलेटेड दो साइंटिस्ट के नाम मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले चार्ल्स डार्विन और उनके लड़के फ्रांसिस डार्विन, जिन्होंने कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल पे स्टडी किया था और बताया था कि टिप में कुछ होता है। बट द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सीन गोज टू एफ.डब्ल्यू. वेंट, जिन्होंने ओट के कोलियोप्टाइल पे, ओट जई एविना सेटाइवा के कोलियोप्टाइल पे एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ किया था कि जो बेंडिंग कर्वेचर होती है, मतलब बेंडिंग कर्वेचर आपने देखा होगा कि लाइट देने पर जो है ना, जिस साइड लाइट पड़ती है प्लांट्स में ना, तो प्लांट्स लाइट के टुवर्ड्स ही बेंड कर जाता है। अगर लाइट हम इस साइड दे रहे हैं तो प्लांट जो है उसकी बेंडिंग लाइट के टुवर्ड्स होती है। तो ये ऑक्सीन की वजह से ही होता है। तो उन्होंने कहा था कि जो ये बेंडिंग कर्वेचर है, जो डिग्री ऑफ कर्वेचर है, मतलब कितना बेंड करेगा, है ना, डिग्री ऑफ कर्वेचर जो है, ये ऑक्सीन की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और ये बात नीट में पूछी जा चुकी है, यानी कि पीएमटी में सीबीएसई की पूछी जा चुकी है कि क्वांटिटेटिव मेजरमेंट की एफ.डब्ल्यू. वेंट ने बेसिकली बात की थी, ठीक है ना। तो ये इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ऑक्सीन को सबसे पहले जो है ह्यूमन यूरिन से जो है एक्सट्रैक्ट किया गया था, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें इंफॉर्मेशन है ऑक्सीन के फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, ऑक्सीन के जो है आपके एप्लीकेशंस को देखना होता है, जिसमें आप कुछ हेडिंग्स में, है ना, बड़े आसानी से देख सकते हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन बच्चों को रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स में अगर मैं बात करूँ तो एब्सिसन है, एब्सिसन में जो ऑक्सीन है वो एबीए के एंटागोनिस्टिक भी होता है और एबीए के सिनर्जिस्टिक भी होता है। अब बात होती है कि ऑक्सीन एबीए के, है ना, एंटागोनिस्टिक कहाँ पे है, एंटागोनिस्टिक मतलब जस्ट अपोजिट फंक्शन कहाँ पे है, एब्सिसन के रिस्पेक्ट में। तो ये यंग पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ऑक्सीन क्या करता है कि एब्सिसन लेयर के बनने को रोकता है, और ओल्ड पार्ट्स ऑफ द प्लांट में एब्सिसन लेयर के बनने को प्रमोट करता है। तो अब आप समझ गए, ठीक है ना। इसके अलावा एपिकल डोमिनेंस की हम बात करते हैं, तो जब तक से एपिकल बड रहती हैं तो एक्सिलरी बड की ग्रोथ धीमी होती है, स्लो होती है, इसी को हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। और इसीलिए टी प्लांटेशन में क्या करते हैं, या हेज मेकिंग में हम एपिकल बड को रिमूव कर देते हैं। ऐसे जो आपने देखा होगा गार्डनर जो है वो एपिकल बड को रिमूव कर दिया करते हैं, जिससे कि एक्सिलरी बड की ज़्यादा ग्रोथ होती है और लेटरल ब्रांचेस बहुत ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। और टी प्लांटेशन के लिए हमें यही चाहिए, ठीक है ना। एपिकल डोमिनेंस के रिस्पेक्ट में ऑक्सीन जो है एंटागोनिस्टिक हो गया साइटोकाइनिन के, क्योंकि ऑक्सीन एपिकल डोमिनेंस को जो है मतलब मेंटेन करता है, जबकि जो है साइटोकाइनिन जो है एपिकल डोमिनेंस के अपोजिट काम करता है, वो लेटरल जो है ग्रोथ को ज़्यादा प्रमोट करने में मदद करता है। तो इस तरह से जाइलम डिफरेंशिएशन होता है ऑक्सीन के द्वारा, है ना, जो है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, है ना। बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आपको याद करने चाहिए। जो है जिब्रेलिन की अगर हम बात करें तो जिब्रेलिन में भी ऐसे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिब्रेलिन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आप ध्यान रखिएगा बात, कि जिब्रेलिन रूट्स के अंदर नहीं सिंथेसाइज होता कभी भी, ये स्टेम और लीव्स में ही सिंथेसाइज होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जिब्रेलिन के एप्लीकेशंस पे ज़्यादातर पीएमटी में क्वेश्चंस आए हैं, जैसे ये माल्टिंग प्रोसेस में यूज़ होता है, कॉनिफर्स में अर्ली मैच्योरिटी को लाता है, ठीक है ना, फ्रूट्स के साइज को बढ़ा देता है ना। अच्छा, फ्रूट्स की बात आई तो मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा, जिसमें ऑक्सीन और जिब्रेलिन में बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है। ऑक्सीन क्या करता है कि जो आपके राइपन्ड फ्रूट होते हैं, राइपन्ड फ्रूट जो होते हैं, या है ना, तो ऑक्सीन क्या करता है कि जैसे प्री मैच्योर फ्रूट फॉल को रोकता है। प्री मेच्योर यानी कि फ्रूट जो है अभी, है ना, जो है पका नहीं है ना। तो जो है कई बार क्या होता है कि आंधी तूफान से जो है कच्चे फल जो है टूट के गिर जाते हैं, तो ऑक्सीन जो है इनको टूटने से, गिरने से बचाता है। तो प्री मैच्योर जो है फ्रूट फॉल को ऑक्सीन रोकने का काम करता है। जबकि जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन जो है राइपनिंग को डिले करता है। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। मैंने यहाँ पे दूसरी बात कही ऑक्सीन की, और जिब्रेलिन का मैंने क्या कहा कि ये राइपनिंग को डिले करता है। राइपनिंग को डिले करना अलग चीज हो गई ना बेटा।
तो ये जिब्रेलिन की बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और जो है इसके अलावा बेटा मैं आपसे बात कर लूँ कि जो है जिब्रेलिन से रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बच्चों को कंफ्यूज करती है, वो ये कि सर ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बनाता है, जो अल्फा एमाइलेज, प्रोटीएज वगैरह, जो कि सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने में मदद करते हैं, तो ये इसमें एलुरोन लेयर का क्या काम है? तो मैं आपको बता दूं कि इसमें एलुरोन लेयर का ये काम है कि जिब्रेलिन जो है हार्मोन जो है सीड के एम्ब्रियो से रिलीज हुआ, ये रिलीज होकर के एलुरोन लेयर के पास जाता है, वहां उसके साथ इंटरेक्शन कर करके एलुरोन लेयर की सेल्स के द्वारा जो है ये अल्फा एमाइलेज और प्रोटीएज का सिक्रीशन जो है करवाता है। तो ये आपको बहुत अच्छे से मैंने फंक्शन बता दिया, यानी कि एलुरोन लेयर का इन एंजाइम्स के, इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के सिक्रीट होने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये मैंने बात बता दी, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा जेनेटिकली जो है ड्वार्फ जो है प्लांट्स में है ना, लेंथ को बढ़ाने का काम भी जिब्रेलिन करता है, यानी कि ये जेनेटिकली ड्वार्फिज्म को रिमूव करने का काम करता है। साइटोकाइनिन के बारे में बात करें तो साइटोकाइनिन सेनेसेंस को डिले करता है। साइटोकाइनिन बेसिकली सेल डिवीजन में मदद करता है। साइटोकाइनिन और ऑक्सीन को दोनों साथ में हम टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशंस में, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। इथाइलिन की हम बात करें तो बेटा इथाइलिन के बहुत सारे फंक्शन हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट फंक्शन है क्लाइमेट्रिक इफेक्ट, जिसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है बढ़ जाती है उन फ्रूट्स की जो फ्रूट्स राइपनिंग होते हैं, राइपनिंग करते हैं, ठीक है ना, तो इसको हम क्लाइमेक्टिक कहते हैं। इथाइलिन जो है फ्रूट की राइपनिंग में मदद करता है। इथाइलिन को जो यूज करने का जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक, वो इथोफेन है, जो एक जो है धीरे धीरे वोलाटाइल कंपाउंड के रूप में जो है वो निकलता रहता है, डिफ्यूज होता रहता है, ठीक है ना। इथाइलिन का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो ऑक्सीन के साथ जो है टैली कर जाता है। ऑक्सीन में भी बच्चे पढ़ते हैं कि रूट्स की ग्रोथ करवाता है, और इथाइलिन में भी पढ़ते हैं, लेकिन ऑक्सीन बेटा स्टेम कटिंग वगैरह में रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स को ब्रॉड करता है, ब्रिंग करता है, लेकिन इथाइलिन जो है रूट हेयर्स को की ग्रोथ करवाता है ना। स्टेम कटिंग, रूट कटिंग में भी जो है रूट्स की ग्रोथ करवाता है, और लेटरल ग्रोथ, जो लेटरल रूट्स होती है, सॉरी, लेटरल रूट्स जो होती हैं उनकी भी ग्रोथ ये करवाता है। तो इथाइलिन के रूट से रिलेटेड 3 काम हो गए। तो जब भी रूट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आए तो ऑक्सीन और इथाइलिन में से आपको इथाइलिन को ज्यादा प्रमोट करना है। ये मैंने आपका एक और कंफ्यूजन दूर किया, ठीक है ना, कि रूट प्रमोटिंग हार्मोन किसको कहेंगे, तो वो ऑक्सीन और इथाइलिन में से हम इथाइलिन को, है ना, दोनों साथ में आ गए तो साथ में करेंगे, अलग अलग आ गए तो इथाइलिन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। ये मैंने आपसे बात कह दिया। साइंटिस्ट का नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। जिब्रेलिन में भी नाम मैंने नहीं बताया, आपको बता दूं, ई कुरोसावा, जिन्होंने पहली बार पता लगाया कि जो है जो आपका बेकनी डिजीज है वो एक फंगस से होता है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से, और याबुटा और हयासी नाम के साइंटिस्ट ने इस फंगस से जिब्रेलिन को आइसोलेट किया, एक्सट्रैक्ट किया था। तो ये नाम, इथाइलिन की हम बात कर रहे थे। इथाइलिन में आपके एनसीईआरटी में कजिन्स का नाम दिया हुआ है, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। साइटोकाइनिन में एनसीईआरटी में जो है आपके एफ स्कूग एंड मिलर का नाम दिया हुआ है, आपको याद रखना चाहिए। मिलर का नाम पीएमटी में आ चुका है कि मिलर वॉज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट साइटोकाइनिन, और जो फर्स्ट साइटोकाइनिन था वो सिंथेटिक साइटोकाइनिन था। फर्स्ट साइटोकाइनिन वाज द सिंथेटिक साइटोकाइनिन, ठीक है ना। नेचुरल जो साइटोकाइनिन होता है वो मेज से ऑब्टेन किया गया था, उसका नाम रखा गया था G18। तो ये सब बातें आपको बहुत अच्छे से क्लियर तरीके से ध्यान रखनी चाहिए बेटा। बताने के लिए मेरे पास बहुत सारा है, ठीक है ना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका क्विक रिवीजन कैसे हो, बेहतर तरीके से कैसे हो, ये मैं बताना चाहता हूँ। अब तीसरा फेज आते हैं पीजीआर के बाद, मतलब है ना, पीजीआर के बाद, है ना। तो तीसरा फेज में आता है सीड डोरमेंसी आती है, सीड जर्मिनेशन आता है, इसके अलावा जो है आपके फोटोपीरियोडिज्म आता है, इसके अलावा आपके जो है वर्नलाइजेशन आता है, ठीक है ना। तो ये सारा तीसरा फेज में आता है, जो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड टॉपिक्स होते हैं, और जो है इनमें जो है आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चा जो है फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन में कंफ्यूज होता है। मैं जल्दी से बता दूं कि फोटोपीरियोडिज्म का मतलब होता है फ्लावरिंग को लाइट की जो है ड्यूरेशन ऑफ लाइट से फ्लावरिंग को प्रमोट करना, फोटोपीरियोडिज्म कहलाता है। गार्नर एंड एलार्ड ने इसको डिस्कवर किया था टोबैको प्लांट के अंदर, जिसके थ्रू उन्होंने जो है लाइट ड्यूरेशन के हिसाब से प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट्स। ज़्यादातर प्लांट मेरे ख्याल से डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं, जिनको लाइट की ड्यूरेशन ने की जो है मतलब पे डिपेंड नहीं करते फ्लावरिंग के लिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है
कि वर्नाइजेशन में भी फ्लावरिंग की हम बात करते हैं कि फ्लावरिंग जो है इसमें भी फ्लावरिंग से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट है वर्नाइजेशन में भी, लेकिन डिफरेंस है फोटो पीरियडिज्म में लाइट के ड्यूरेशन से फ्लावरिंग और वर्नाइजेशन में लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट से फ्लावरिंग की बात की जाती है। और ये लो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव हो सकता है। क्वांटिटी मतलब ज़्यादा देर के लिए लाइट दे दी, क्वालिटी मतलब ग्रीन लाइट दी, रेड लाइट दी, ब्लू लाइट दी, इस तरीके से। दूसरा इंपॉर्टेंट दोनों में डिफरेंस कि जो फोटो पीरियोडिज्म में जो आपका स्टिमुलस को लाइट को रिसीव करने वाला जो पार्ट होता है वो होता है मैच्योर लीव्स, यानी कि लीव्स होती हैं। जबकि वर्नाइजेशन में जो है ना, जो लो टेम्परेचर के स्टिमुलस को रिसीव करने वाला पार्ट होता है वो होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, जैसे सीड के अंदर का एम्ब्रियो, ठीक है ना। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, परमानेंट टिश्यूज कभी नहीं होते। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। वर्नाइजेशन चूंकि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है, इसीलिए ज्यादातर ये विंटर वैरायटीज जो होती हैं प्लांट्स की उनके साथ किया जाता है ना, विंटर एनिमल्स के साथ, विंटर बाइएनियल्स के साथ, है ना। तो आपको ये इसके एग्जाम्पल भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपको बस ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन्स की, चूंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया, 20 मिनट क्रॉस हो चुके हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चंस की मैं बात कर लूं फटाफट, जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। एक तो मैंने ऑक्सीजन और आपके इथाइलिन की बात कर दी, रूट्स वाली जो कंफ्यूजन रहता है। एक और जो है मैं आपको बता दूं कि वाइडली यूज्ड पीजीआर में से दो नाम आते हैं। वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर में दो नाम आते हैं, ऑक्सीजन और इथाइलिन। अगर आपको इन दोनों में से प्रेफर करना हो तो मेरे ख्याल से हम इथाइलिन को ज्यादा प्रेफर करेंगे कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। तो एक ये बात हो गई। एक आता है कि जो है जब सीड जर्मिनेट करता है तो उसका फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जनरली बच्चे कहते हैं कि फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसका जो है सूट होता है। नहीं, हमेशा जो है फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है उसका है ना वो होता है रेडिकल का इमरजेंस, जो है वो रेडिकल से निकलता है फर्स्ट स्ट्रक्चर सीड जर्मिनेशन में। फिर आते हैं कि जो सीड के लिए इसेंशियल कंडीशंस है वो क्या होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, 3 इसेंशियल कंडीशंस को बताया गया है, वाटर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन। किसके लिए? सीड के लिए, है ना। क्योंकि सीड इनिशियली जो है ना अपने कॉटिलिडन्स में स्टोर्ड फूड को यूज करता है, और सीड इनिशियली जो है ना लाइट की जरूरत उसको नहीं होती है। इसीलिए 3 इसेंशियल कंडीशन सीड जर्मिनेशन के लिए, है ना, वो है वाटर, टेम्परेचर और ऑक्सीजन, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए बेटा, मैंने फाइटोक्रोम की बात आती है। फोटो पीरियोडिज्म में जो स्टिमुलस होता है ना, वो जो है एक फाइटोक्रोम जो है के द्वारा रिसीव किया जाता है, एक प्रोटीन पिगमेंट होता है। तो जो फाइटोक्रोम होता है उसके मेन फंक्शन तो फ्लावरिंग है, लेकिन इसके अलावा जो है बेटा ये लाइट इंड्यूस्ड सीड जर्मिनेशन भी करता है। लाइट इंड्यूस्ड मतलब ऐसे सीड जिनमें लाइट चाहिए थोड़ी बहुत, तभी वो जर्मिनेट करेंगे, तो उनमें यहाँ फाइटोक्रोम का भी रोल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये चीज हो गई। उसके बाद फिर आता है बेटा ये कि मेलनेस ऑफ फ्लावर और फीमेलनेस ऑफ फ्लावर को कौन इंक्रीज करता है। तो मैं आपको बता दूं कि 5 फाइटो हार्मोन मैंने बताया, 5 में से जिब्रेलिन केवल मेलनेस को फेवर करता है, और बाकी चारों हार्मोन्स फीमेलनेस को, यानी कि फीमेल को फेवर करने की जो यहाँ भी नेचुरली जो मेजॉरिटी है वो ज्यादा है। ये आप याद रखेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएगा। तो ये बात मैंने आपसे बता दी। डेरिवेटिव्स की बात मैंने बता दी। प्रीमेच्योर फ्रूट फॉल को रोकने की बात मैंने बता दी कि ऑक्सीन करता है, जबकि जिब्रेलिन बेटा फ्रूट की राइपनिंग को डिले करता है। कंफ्यूजन नहीं होना है, याद रखिएगा, है ना। मैंने बता दिया मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है ना। उसके अलावा बेटा एक बहुत बार पीएमटी में पूछा गया क्वेश्चन है कि पोटैटो ट्यूबर की डोरमेंसी को कौन ब्रेक करता है। पोटैटो ट्यूबर की डोरमेंसी को ब्रेक करने वाला जो हार्मोन है वो भी जिब्रेलिन है, जिब्रेलिक एसिड है, ठीक है ना। ये भी आपको बहुत अच्छे से। अच्छा, पार्थिनोकार्पी को कौन ब्रिंग करता है। तो नेचुरली जो है पार्थिनोकार्पी वो ऑक्सीजन की हाई कंसंट्रेशन की वजह से होती है, जैसे कि ग्रेप्स और बनाना में, यानी कि सीडलेस फ्रूट्स। पार्थिनोकार्पी का मतलब जो है सीडलेस फ्रूट्स का बनना, ठीक है ना। याद रखिएगा, पार्थिनोजेनेसिस अलग चीज हो गई और पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स ये अलग हो गए। सीडलेस फ्रूट्स की हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे जो है ना क्वेश्चंस को जो है कंफ्यूजन को दूर किया। एक लास्ट कि आपका एक जो है प्लांट ग्रोथ में एक ग्राफ है
है ना, जिसमें सिग्मोइड ग्रोथ कर्व जो है बनाया है, ज्योमेट्रिक में बनाया है, उसमें नीचे लिखा होगा कि ये जो सिग्मोइड ग्रोथ कर्व है वो प्लांट के मोस्ट ऑफ द पार्ट्स के लिए अप्लाई होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट पार्ट्स के लिए और ऑर्गन्स के लिए अप्लाई होता है। और साथ में टिपिकल ये जो है कर्व होता है फॉर द सेल्स ग्रोन इन कल्चर मीडियम। रिमेंबर, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह के लिए भी जो ग्रोथ होगा, है ना, वो यही सिग्मोइड ग्रोथ कर्व होगा। ठीक है ना बेटा, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक इट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके।